कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते। हालातों को ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत कुछ ऐसी रखनी चाहिए कि हालात खुद ही हार जाएं। ईश्वर भी हमें तभी संभाल पाएंगे जब हमारे लड़खड़ाते कदम खड़े होने की हिम्मत जुटाएंगे। ऐसे ही एक व्यक्तित्व को आज हमने चुभन पर आमंत्रित किया है। उन्होंने भी अपने हौसले जिंदा रखकर मुश्किलों को शर्मिंदा कर दिया। आइए मिलते हैं डॉक्टर नारदी जगदीश पारेख जी से, जिन्होंने अपने शारीरिक कष्टों को कभी भी अपने कार्यों, अपनी जिम्मेदारियों के आड़े नहीं आने दिया। जिन हालातों में 2 मिनट खड़े रह पाना भी मुमकिन ना हो, उन हालातों में आपने ऐसा नृत्य किया कि बड़े बड़े कलाकार भी नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। तो चलिए अब और इंतजार नहीं, डॉक्टर नारदी पारेख जी से मिलते हैं। नमस्ते नारदी मैम, चुभन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भावना जी। और आज एकदम ऐसा माहौल लग रहा है, एकदम स्क्रीन आज बहुत सुंदर हमारी लग रही है। इतनी सुंदर से आप आकर बैठ गए हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं आपकी शान में कुछ कहूँ? हाँ जी। भावना जी, जी, आपकी भावनाओं को मैं सलाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्योंकि आप व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व को उजागर करती हो। बिल्कुल। और ये हुनर सभी में नहीं होता है। अरे मैम, आप लोगों का आप आशीर्वाद। जी हाँ, जी हाँ। और हम लोग अपना संवाद अब आरंभ करें, क्योंकि आपसे पूछने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। आपके वीडियो जो कुछ वायरल हुए वो मैंने देखे, तो उसके बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और मुझे यही लगा कि हम लोग छोटी छोटी बातों से हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। आपसे सीखना चाहिए कि कैसे इंसान हिम्मत रख के कुछ भी कर सकता है। और खाली मैं ही नहीं, मेरे से जुड़े, हमारे चैनल से, हमारे पटल से जुड़े सारे लोग आपके बारे में जाने, इसलिए मैंने आज आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया है, आपकी शख्सियत के बारे में जानने के लिए। तो मैं आपके आरंभिक जीवन से ही मैम आरंभ करना चाहूंगी। जैसे आपका बचपन, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपके माता पिता, कुछ इस बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में कहूंगी जी कि लेखन, नृत्य, नेतृत्व और वक्तृत्व, जी। ये सब एक कुदरती बख्शिश है, बिल्कुल। जिसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। फिर भी बचपन में मैंने सिर्फ 1.5 साल की उम्र में पिता को खोए थे, अच्छा। और 1.5-2 साल की उम्र में पिता को खोए, इसलिए बचपन संघर्ष में बीता, मगर कमी में नहीं बीता। मेरी माँ ने हमें बहुत अच्छे से संतुष्टि से कैसे जीना है वह बहुत अच्छे सिखाया है। ये सबसे बड़ी बात है। जी जी। और अब मैं थोड़ा सा आप इस समय के जीवन पर अगर आऊं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दर्द को ही जीवन की दवा आपने बना लिया, मैं ये कह सकती हूँ। और इसी दर्द ने शायद आपको सुकून भी दिया है। तो क्योंकि जितना मैंने जाना आपके बारे में कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसके कारण आपके फ्रैक्चर होते रहते हैं। और इस समय भी आपके शरीर में सारे फ्रैक्चर है। मैं ये बताना इसलिए जरूरी समझती हूँ कि लोगों को प्रेरणा मिल सके। छोटे छोटे दुखों से हम लोग हार के बैठ जाते हैं, और जिन हालातों में शायद 2 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते हो, उन हालातों में आप नृत्य करते हो। और मैंने देखा माधुरी दीक्षित जी को, गीता कपूर को, सब मैं शब्द बोलना चाहूंगी कि वो लोग नतमस्तक हुए आपके आगे। और स्टेज पर आकर माधुरी दीक्षित जी ने, मैं वो वाला वीडियो भी शेयर करूंगी अपनी पोस्ट में। और माधुरी दीक्षित जी, जब आपने घूमर ऐसे लिया, तो वीडियो देखते देखते मैं घूमने लग गई। और मैंने जिनको जिनको भेजे अपने जान पहचान में, सब हैरान हो गए आपकी हिम्मत पर मैम।
तो उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसी आपको क्या तकलीफ और कैसे आपने जूझा इसके साथ। देखिए, बचपन से मुझे लूज मोशन बहुत होते थे अच्छा। और वो बहुत ऑयली रहते थे। उसी वजह से शायद मेरी हड्डियों में से जो बोलते हैं ताकत निकल गई। ओह अच्छा। और सबसे पहला फ्रैक्चर 7th स्टैंडर्ड में, जब मैं मंदिर में होली खेलने गई तो महाराज मेरे पीछे दौड़े, केसर के वो रंग डालते हैं वो, जी जी। तो वो वहां मैं गिरी और मेरा हाथ टूटा। ये उफ, सबसे पहला फ्रैक्चर था। उफ, उसके बाद एसएससी में पैर में फ्रैक्चर हुआ, बाद घुटनों में, और उसके बाद मेरी रिब्स में 6 क्रैक हुए हैं। अच्छा। मेरे दोनों कंधों में क्रैक हुए हैं। केरी का रस निकालते निकालते उठने गई, हाथ फिसल गया, तो दोनों कंधों में क्रैक। उसकी वजह से आज भी मैं सोती हूँ, आप नहीं मानेंगे, मुझे टेडी बेयर लेके सोना पड़ता है क्योंकि मेरा हाथ में अद्दर नहीं रख सकती। और ये नहाते नहाते थोड़ा टेबल का बेस खिसक गया और मैं बैठ गई, तो मेरे वर्टिब्रा के बीच में नस दब रही है, तो मेरे लेफ्ट लेग में नस हो गई। और उसकी वजह से मेरे लेफ्ट लेग में कोई ज्यादा दम नहीं है कि मैं फास्ट चल सकूं। वॉकर के सहारे मैं, ईश्वर की कृपा मानती हूँ, मैं वॉकर के सहारे सब काम करती हूँ अपने, बस। और शब्दों के पंखों से उड़ती हूँ, भले 10 साल से खटिए में हूँ। और अभी 22 जनवरी को मेरी सगी मामी गुजर गई, जी। तो मैं उसके 12वां में गई थी। तो बाय कैब वापस आ रही थी, तो मैं बैठ तो नहीं पाती, तो कैब में पीछे सोई थी। आगे स्कूटर वाला आया, उसने ब्रेक लगाई। अब ब्रेक का सिर्फ जर्क लगा, उफ, तो उतने में मेरे वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हो गया। बताइए। तो लास्ट 3 महीने से मेरा बैठना भी मुमकिन नहीं हो रहा है। पहले चलना नामुमकिन था, अभी अभी भी मैं सपोर्ट लेके बैठी हूँ। तो पर मैं ये सोचती हूँ कि तन टूटता है मगर भगवान तो मन नहीं टूटने देता है, ये बड़ी। बहुत बड़ी बात। बाकी क्या होता है, लोगों के तन तंदुरुस्त होते हैं मगर मन टूट जाता है तो बीमार क्या होते कर हैं। पाते, जी। कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये ईश्वर की कृपा ही है ना। मैं तो यही कहूंगी मैम कि आपने काफी कुछ खोया है, अगर उस दृष्टि से देखें आपका शरीर जैसे गया, लेकिन मुझे लगता है आपको बहुत कुछ ईश्वर ने दिया। एक शेर है कि बिना खोए कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, जन्नत भी तो जान मांगती है। तो इसलिए आप ये देखिए कि आपको बहुत कुछ मिला है, कि जो आप ऐसी सोच रखती हैं और इतना कुछ आप कर रहे हो। अभी अब आगे आगे हमारी बात होगी तो हमें पता चलेगा कि आप और क्या क्या कर रहे हो। तो नहीं, अपने इस कष्ट के बारे में, इस बीमारी के बारे में आप सोचते ही नहीं हो, मुझे पता है। और आप अपनी दुनिया में, अपने कामों में लीन रहते हो। और कुछ कहना चाहोगे मैम? मैं ये सोचती हूँ, देखो, जी। जब मैं चलती फिरती थी जी। ज्यादा ही व्यस्त रहती थी, और अच्छा। इधर जाओ उधर जाओ वो करो। जी। तो ईश्वर ने कहा तूने बहुत बाहर की दुनिया में घूम लिया, अब तू तेरा जो पैशन है ना उसके पीछे तेरा मन लगा। तो शायद इसीलिए उसने मुझे बिल्कुल 10 साल ठीक। से में रखा है। बिल्कुल। और दूसरा वरदान क्या है पता है, जी। कोरोना। बिल्कुल ठीक। जी, कि जिसकी वजह से आज मैं आपसे जुड़ पाई हूँ, ऑनलाइन की दुनिया मिल गई है। ये तो मैं ये भी ईश्वर। कहती हूँ, अपने जितने भी मेहमान हमारे कार्यक्रम में आते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि आप लोगों से कोरोना की दुआ से हम मिल रहे हैं। कोरोना ने बहुत जी बुरा किया हमसे। सबसे बड़ा तो बहुत सारे हमारे अपने लोगों को हमसे छीना, तो वो दुख तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन मैम, इतने लोगों से हमें मिलने का अवसर मिल रहा है। पूरा दुनिया में, देश नहीं, पूरी दुनिया एक हो गई आज। देश और दुनिया के लोग हमारे साथ हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
आपसे आज रूबरू है, ये कोरोना के कारण है। तो और कुछ बताना चाहेंगे मैम अपनी इस बस मैं तो बोलती हूँ नहीं, नृत्य जो फिर है नृत्य कैसे किया? इसका आपको बचपन से शौक था? शौक नहीं, जी, जहन में कीड़ा था, कीड़ा कीड़ा था। जो डीएनए में घुस गया है। में घुस गया तो था। अब बात उस जमाने की है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1961, ओके। जब न कोई टीवी था न कोई मीडिया था। जी। और मेरी बड़ी चचेरी बहन मेरे बिल्डिंग में रहती थी ना, वो बहुत अच्छा डांस करती थी। बस उसे देख देख के कभी कभी हाथ पैर हिलाते थे, जी। बाकी तो कुछ नहीं था। मगर जिसको बोलते हैं कि कभी कभी तक मिलती है, तो ऐसी एक तक मुझे उस 6 स्टैंडर्ड में थी तब मिली। वो मेरी बहन भारत एक खोज, अच्छा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो नृत्य नाटिका थी। अच्छा। उसमें उसके 3-4 डांस थे। तो अच्छा। उसमें छोटे बच्चों का भी एक गरबा रखना था। अच्छा। तो उसने मम्मी से पूछा कि नारदी को भेजेंगे? तो माँ ने बोला अगर तू है तो तेरे साथ भेज सकती हूँ। जी। तो मैं उसके साथ जाती थी। अब मेरा तो एक गरबा था, प्रैक्टिस करती थी, पर उसके 3-4 डांस तो मुझे 2-3 घंटा बैठना पड़ता था। अब वो 2-3 घंटा जो मुझे मिला वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी देन है। वो 2-3 घंटा जो कोरियोग्राफर सबको सिखाता था ना, बस मैं देखती नहीं, नजर से पीती थी। वाह। और वो जो भी एक्शन करता था ना, मैं बैठे बैठे किया करती थी। वाह। और जब 1 महीना प्रैक्टिस हुआ ना, तो वो जो बड़ी बड़ी लड़कियां जो करती थी ना, उनके पहले वो लाइन बजती और मेरी एक्शन शुरू हो जाती थी। अच्छा। तो पूरे के पूरे सब डांस मेरे जहन में उतर गए थे। और जब उन्होंने बोला कि हम जब स्टेज पर जाएंगे हमारे पर रंग आएंगे, ये तो बोले मेरे कपड़े बिगड़ जाएंगे, वो भी अच्छा। पता नहीं कि जी। वहां कलर कलर की लाइट होगी। जी। तो इतने निर्दोष थे। जी। वो प्रोग्राम तो सफल हुआ, पर उसके बाद 7 स्टैंडर्ड में मेरी स्कूल के प्रोग्राम में भी रही। फिर तो जैसे मैं मास्टर हो गई 8 स्टैंडर्ड में, जब भी रिसेस नए बड़ी स्कूल में गई, पहले म्यूनिसिपल में थी, तो वहां सब बच्चों को रिसेस होती थी ना, ट्विस्ट सिखाती थी, डांस सिखाती थी। अब वहां हमारा एनुअल प्रोग्राम था, तो बोले कि गुजराती लोगों के लिए रास गरबा रखते हैं, तो सिखाएगा कौन? सीख रहे थे तो हमारे क्लास की लड़कियां बोली कि नारदी अच्छा करती है, उसको बोलो ना। और सचमुच 8 स्टैंडर्ड में मैंने पहली कोरियोग्राफी की। वाह, अच्छा, कोरियोग्राफी भी कर दी। जी। कोरियोग्राफी पहली बार, कोरियोग्राफी वर्ड कहाँ पता था, हाँ जी। पर मैंने बोला हाँ मैं सीखा, इतना कॉन्फिडेंस था। हम्म। और मैंने एक गरबा और एक रास डायरेक्ट किया। और फिर तो क्या गाड़ी चल पड़ी। फिर हमारी ज्ञाति का कोई भी प्रोग्राम होता तो उसका संचालन, कोरियोग्राफी, सिलेक्शन सब मेरे हाथ में आ गया। आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स, 19 साल की हुई तब तो मैं पक्की कोरियोग्राफर बन गई, अरे वाह। बिना कुछ कोई डांसिंग क्लास किए। हम्म। वो जो 6 स्टैंडर्ड में सब देखा था वही जहन में उतर गया था। देखो और ईश्वर ने आपको कितना कुछ दिया। यही। और उसके बाद तो आपको मीनाक्षी मेहता पता होगा, जी। वो ड्रामा प्रोड्यूसर। अच्छा। तो वो हर साल नवरात्रि में स्टेज शो करती थी, उसमें मुझे इनविटेशन आया। फिर तो अर्जुन देसाई, प्रवीण जोशी, नीलम दोषी, नीलम वकील, सबके हाथ के नीचे मैंने प्रोग्राम परफॉर्मेंस किए। इसके बाद तो मैं एकदम जैसे पक्की डांसर बन गई। डांस मगर डायरेक्टर हो गए। तकदीर का खेल देखो कि जब मेरी शादी हुई ना, जी। वो घर में अगर टीवी में भी गरबा है तो बंद कर देते थे। अरे। तो उसके बाद मेरा 12 साल बिल्कुल ब्लैंक हो गया, नो गरबा, नो डांस, नथिंग।
मगर नियति है ना, वो फिर से हमें वो तक दे ही देती है। जी। फिर बड़ा देवर की शादी हुई, हम सेपरेट हुए। फिर मैं थोड़ा थोड़ा गणपति में नाचने लगी, फिर नवरात्रि में जाने लगी। ऐसे ऐसे करके फिर से मैं मेरा शुरुआत हुई। मन का करने लगी। बहुत ही बाकी सुन। सीखा नहीं था कभी जिंदगी में। जी। बहुत ही, मैम शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं आपको। और ये तो नृत्य की बात आपकी हुई। फिर आप लेखन भी करती हैं। 15-16 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं अब तक। और जहां तक मैंने आपकी पुस्तकों को देखा, हर विधा में लगभग आपने लिखा। कविता, कहानी, उपन्यास, भजन। और प्राकृतिक चिकित्सा में भी आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और आपके जो है आर्टिकल्स भी निकलते हैं उसमें। तो उसके बारे में बताएं कुछ। पहले तो अपने लेखन के बारे में बताएं, और प्राकृतिक चिकित्सा, दोनों चीजों के बारे में। जी, इसके बाद भी मैं नृत्य के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल अगर कहिए मैम, बिल्कुल कहिए। ये जो टीवी पर मैं आई थी ना हाँ जी, कलर्स चैनल। 2013 में, जी। स्टार प्लस पे, तो उसकी एक कॉमेडी हुई थी अच्छा। कि वो टीवी में एड देखी। उस टाइम तो मेरे पास कोई ये एडवांस फोन था नहीं, सादा मोबाइल था। अच्छा। और उसमें टीवी पर आया, आप रजिस्ट्रेशन करो, ये करो। सिर्फ एड्रेस आया, वो मैंने नोट डाउन कर लिया। फिर मेरे बेटे को बताया कि मुझे जाना है, तू रजिस्टर कर दे। तो उसने क्या बोला पता है? कुछ नहीं जाना है। अब मेरी बुच लग गई उसको तो बता के। फिर जो कॉलेजियन करते हैं, ऐसा साहस एट द एज ऑफ 63 मैंने किया कि मैं, मेरे बेटे और बहू सो रहे थे, तब मेरी रूम में तकिए को चद्दर उड़ा के वाह। मिस्टर के साथ भाग गई और ऑडिशन। ओ, ये जज्बा है। जज्बा है बिल्कुल। तो आपका उड़ान तो हौसला, पंखों से आपका नहीं। जज्बा यहाँ आपको लाया है। जी जी जी। आप अपने आप नहीं आए हो। या मैं तो एक बात और भी कहती हूँ कि मैं सिर्फ किस्मत पे, तकदीर पे भरोसा नहीं करती हूँ। किस्मत को और तकदीर को हम अपनी तदबीर से बदल सकते हैं, इसकी मिसाल आप हो। अगर आप इतना हौसला, इतना जज्बा ना रखते और ईश्वर के सहारे बैठे रहते कि वो हमारे लिए कुछ कर देगा, तो शायद आप यहाँ पर आज ना होते। नहीं, जज्बा हम रखते हैं, उसको पूरा वो करता है, मैं तो वो तो बोलूंगी पूरा करने वाला तो वही है। पूरा वही कर देता है, मगर जज्बा होना चाहिए। होना चाहिए। वही ये मैंने तो कहा है। कि जज्बा ना हो और खाली आप उनके ईश्वर के सहारे बैठो, तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेंगे फिर। वो तो है। बोलिए। लेखन के बारे में मैं कहूँ कि मैं जब बहुत ही भाग्यशाली थी कि जब स्कूल में थी, तो भाषा के शिक्षक बहुत अच्छे मिले थे मुझे, जी। गुजराती के, जो हमें कवि और लेखकों के बारे में बहुत डिटेल में बताते। जी। और वो सब सुन सुन के मैंने एक बुक भी लिखी अच्छा। तब, कि हर एक लेखक के, कवियों के बारे में मैं डिटेल लिखती रहती थी। अच्छा। और उसी की वजह से मैं जब 8th 9th में आई, तो मेरे निबंध लेखन में इतना इम्प्रूवमेंट आया हम्म। कि जब भी मैं निबंध लिखते थे, टीचर क्लास में पढ़ते थे कि देखो ये नार्दिका है। वाह। तो ये जब हुआ ना, तो प्रोत्साहन मिलता था। फिर तो क्या, जवानी में कदम रखे, 16-17 साल के हुए कि मैं तो शायरी बनाने लग गई। अरे वाह। ये शायरियों का दौर में बहुत बड़ा यू टर्न आया। और ये बात मैं खास कहूंगी कि लोगों को पता चले कि संत क्या चीज है। मैं मेरी दादी के साथ, मैं माधोबाग के बाजू में ही रहती थी, तो दादी के साथ श्रावण महीने के सत्संग में जाती थी, अच्छा। जहाँ पुनीत महाराज का नाम सुना होगा। उनकी ओर से सत्संग होता था हर अच्छा। श्रावण महीने को। तो मैं उनके साथ जाती थी,
71 में दादी माँ एक्सपायर हो गई, मगर मेरा ये सत्संग नहीं छूटा जी और मैं जाती रही। तो वहां मुझे संत पुनित के गुरु भाई मिले, मोहन भगत, जिनकी भजन में ईश्वर के लिए इतनी तड़प थी और आंखों में करुणा कि जिसने मुझे आकर्षित किया। मैं उनके पास बापूजी करके जाने लगी। मगर उसमें एक कॉमेडी बताऊं कि मुझे उस वक्त गुरु या ऐसा कोई भान नहीं था, और मैं महज 20 साल की उम्र थी। पर बचपन में पिता खोया था, ये बापूजी मिले, तो मैं इतनी बचकानी बातें करती थी। आज मेरी बिल्ली का बच्चा बीमार हुआ, आज मेरी माँ ने काटा, आज मेरे दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हुआ। ये मैं इसके लिए बता रही हूँ कि हमारे पास गुरु भाव नहीं है, मगर गुरु के पास शिष्य के लिए क्या करवाना है वो पूरा पता होता है। ठीक है। तो संत पारसमणि होते ये मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे समझ नहीं थी, मगर उन्होंने मुझे अविनाशी के सामने खड़ा कर दिया। 22 साल की उम्र में मैंने पहला भजन लिख दिया वाह। और बाबूजी को दिखाया। आज भी वही भजन मेरी प्रार्थना है, प्रभु एवी बुद्धि दे, शुभ कार्य सदाई सुझे, सौनी सेवा करता आजीवन दीप बुझे। ये मेरी प्रार्थना है आज भी। तो उसके बाद ये जो भजन लिखने का सिलसिला चालू हुआ ना, आज वो 10,000 के ऊपर भजन और कविता के ऊपर पहुंच गया है। ये संत का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा ही है बस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पर एक बताऊं कि मैं सिर्फ भजन लिखती थी अप टू 2019 में। मैं बोली ना, कोरोना का वरदान मिला। जी 2018 के बाद जब मैं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी, वहां वो लोग एक शब्द देते, उसके ऊपर से कुछ रचना करो, तो मैं कविता बनाती, कुछ छोटी वार्ता करती, उसमें सर्टिफिकेट मिलने लगे, तो प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल। पर उसके बाद प्रतिलिपि ने वर्कशॉप अरेंज किया, नोवेल कैसे लिखना। तो मैं बोला चलो कुछ सीखेंगे, मैं तो जीवन भर विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैंने ज्वाइन किया। मगर मुसीबत तब हुई जब वो वर्कशॉप खत्म हुई, तो उन्होंने बोला 50 एपिसोड की वार्ता कंपलसरी लिखनी है। अरे मैं वाह। बोला अरे बाबा, मैं तो फंस गई। मगर ईश्वर की कृपा देखो, मैं कुछ सोच के लिखने की शुरुआत की, चलो कुछ तो ट्राई करते हैं। और 114 एपिसोड के मैंने वाह। कॉलेज की लव स्टोरी लिखी, बताइए। और उसके 52,000 ऊपर व्यूअर्स आए। फिर तो मैंने वो छप्पा भी दी। तो वाह। ऐसे नवल कथा शुरू हुई। उसके बाद दूसरी नोवेल लिखी, उसमें गोल्डन पेन अवार्ड आ गया। तो कहने का तात्पर्य कि इन सब से सीखती गई और कुछ मिला तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। बाकी लेखन कैसे होता है पता नहीं। ईश्वर ने आपको एकदम प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। जी आप जी जी। ये सोचते थे आपको 10 काम मिलता था, ईश्वर ने ऐसा कुछ किया। बस बस। दूसरा, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने एक चीज आपकी देखी है कि आप हर बात में बता रहे हो ये कॉमेडी हो गई मेरे साथ, ये कॉमेडी हो गई। यानी आपने जीवन की ट्रेजेडी को कभी ध्यान नहीं दिया, हर चीज में कॉमेडी ढूंढी। ये बहुत बड़ी बात होती है मैम। एक्चुअली तो वो ट्रेजेडी थी कि घर पे से मुझे बंदी हो गई लेकिन और आपको मेरे देख के ये सास। मिसाल है कि ट्रेजेडी को कॉमेडी मानो तो जिंदगी वाकई कॉमेडी बन जाती है। बस बस बस। और पत्थर आपकी को माइलस्टोन बनाना है बस बिल्कुल रास्ते। ठीक कह रहे हो। मन कर रहा है कि आपसे कहूं कि एक बार डांस करके दिखा दो। इतना सुंदर आपका वो लगता है, इतना रिदम में आपने किया है कि मैं मतलब हैरान हूं कि कैसे कोई कर सकता है इतना सुंदर, जिसको खड़े होने में भी दिक्कत हो।
भाई उड़ान हौसलों से होती है, पंखों से नहीं। पंखों से और नहीं, मेरा नृत्य पैर से नहीं, जज्बे से हो रहा है। जज्बे से। आपका मन पैर नाचता से। है, आपका चेहरा नाचता है, आपकी आंखें नाचती हैं। बिल्कुल बस बस मन और अंतर नृत्य करते हैं। बिल्कुल। और मैंने देखा मैम कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी के तपोवन प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए हो, उसमें गर्भ संस्कार के आप वर्ग लेती हैं। तो ये क्या प्रोजेक्ट है, इसमें क्या सिखाया जाता है, इसके बारे में कुछ बताएं संक्षेप में। ये तेजस्वी बालक तेजस्वी भारत, ये अच्छा कॉन्सेप्ट पर मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट निकाला है, उसका नाम तपोवन प्रोजेक्ट है। अच्छा और पूरे विश्व में कहीं भी चिल्ड्रन अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी अजन्मा बालकों की है। अच्छा। जी हाँ, उसका अजन्मे नाम ही बाल। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है। अच्छा और उसके जो वाइस चांसलर थे हर्षद भाई शाह, जी। अच्छा वो मुझे ये जो मैं लेखन करती हूँ, और वो भी गुजराती के बड़े ये है, अच्छा तो उसकी वजह से मुझे जानते थे। तो वो कुलपति जी ने मुझे इसमें शामिल किया वाह। कि आपके ज्ञान का लाभ हमारी यूनिवर्सिटी को दो। और वो कब हो पाया कि जब ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हो गई। पहले सिर्फ गांधीनगर में चलती थी अच्छा ऑफलाइन क्लासेस, हम्म मगर जब ये कोरोना हो गया तो उन लोगों ने ऑनलाइन चालू। अभी तो क्या, पूरे वर्ल्ड में से कोई भी ज्वाइन हो सकता है। बिल्कुल। और उनका कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि उसमें वो लोग गर्भवती महिलाओं को योगा सिखाते हैं, गर्भ प्रार्थना कराते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई स्पेशलिस्ट को बुला के अच्छा लेक्चर देते हैं, गाइडेंस देते हैं, चेकअप के रिपोर्ट देते हैं। और गर्भ संस्कार में गर्भ अच्छी तरह पनप सके उसका गाइडेंस के साथ उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़े, जी। उसके लिए हर एक प्रकार का आर्ट सिखाते हैं। बुनाई सिखाते हैं, सिलाई सिखाते हैं, वाह। पेंटिंग सिखाते हैं। तो मैं उसमें वैदिक मैथ सिखाती हूँ। वैदिक मैथ्स। अच्छा जी। फिर मैं संस्कृत श्लोकों की अंताक्षरी कराती हूँ। अच्छा फिर गुजराती भाषा की मैं अलग अलग रमत बनाती हूँ। वो तो मैं बहुत सारे ग्रुपों पर खिलाती अच्छा हूँ सबको, कि ये मेरा एक पैशन है कि नई नई रमत बनाओ और अपने ज्ञान के साथ गम्मत बोलते हैं ऐसा तुम शब्दों के साथ खेलो। तो ये सब कराती हूँ। पर ये लोग सिर्फ बालक को जन्म देने तक नहीं करते। अच्छा ये चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, मैंने जी। आपको बताया, सचमुच वो अजन्मा बच्चों की जो यूनिवर्सिटी है, मैंने बताया ना, वो 3 साल के बच्चों से बढ़ के जी आगे 20-25 साल के होते हैं तब तक भी गाइडेंस देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्भ संस्कार की क्लासेस तो बहुत चलते हैं, जी मगर इसके अंदर उन लोगों को 4 से 5 घंटे का एक तो क्लास होता है पूरा गाइडेंस का। और दूसरा, फी इतनी नॉमिनल होती है, अच्छा महीने की 400-500 जैसी फी लेते हैं, 500 रुपए जैसी। जी बाकी ऐसे भी लोग हमें मिले जिन्होंने बोला हजारों लिए हैं, मगर इतना अच्छा गाइडेंस जो मिलता है वो नहीं मिलता। तो ये तेजस्वी बालक तेजस्वी भारत योजना सचमुच अमेजिंग तो है, मगर उसके बाद आज कितने सालों से चल रहा है, ये 11-12 सालों से। जी तो जी उसमें जो बच्चे ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं वो इतने स्मार्ट और एक्टिव है कि जिनको अगर वैक्सीनेशन न किया हो ना तो भी कोई तकलीफ नहीं आती है। तो फिजिकली भी हेल्दी होती है, साइकोलॉजिकली भी वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं।
और एक्टिव भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको सभी प्रकार की एक्टिविटी जो सिखाते हैं माताओं को, जी जी। की वजह से ये बच्चे हर एक तरह से स्मार्ट होते हैं। और वो तो हमने सचमुच सबके वीडियो देखे हैं अच्छा। कि वो 4-4 5-5 साल के बच्चे, आप मान नहीं पाएंगे कितने एक्टिव है। 11-12 महीने का बच्चा वो फुटबॉल को बॉल को किक मार रहा है। वाह। तो सचमुच में इसको तो मैं पूरे इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में एलाबोरेट करना चाहूंगी कि ये लाभ तो जो लेंगे ना वो माला माल होंगे। कि बच्चे संस्कारी हो, ये सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल। बस यही धन उपलब्ध होता है इससे। शायद हमारे यहाँ संस्कारों की ही बहुत ज्यादा कमी हो गई है, जिसके परिणाम हम लोग दुष्परिणाम बहुत ज्यादा भुगत रहे हैं। ये तो नहीं, ये संस्कारों की कमी नहीं है, जी पर ये मीडिया का कमाल है। मैं सच बोलूंगी कि जहां पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव दिखाते हैं। दूसरा लाइफस्टाइल है कि जिसको पहुंचने के लिए आज माँ और बाप दोनों कमाने जाते हैं। ये बिल्कुल। पहले एक शिका का हिसाब से सारा घर हम्म, बाल धोता था, और जी। आज एक का शैम्पू अलग, हम्म, हर एक का साबुन अलग, टूथपेस्ट। अब सोचो कि हम लाइफस्टाइल के पीछे दौड़ते हैं मगर लाइफ पीछे रह जाती है। बिल्कुल, बहुत ये अच्छे शब्द कहे। लाइफ पीछे सच्ची। रहता है, ठीक कह रहे हो। लेकिन जैसा तो आपने, इसको, जी बोले। ये पैसे की लालच के पीछे जब वो नहीं मिल पाता तो सीधे रास्ते नहीं मिलता, तो उल्टे रास्ते जाते हैं ना। ये न के न प्रकार है ना, लक्ष्मी चाहिए हमें, तो नैतिकता बाजू पर है। ठीक कह रहे हो। पहले संयुक्त परिवार होते थे तो इतने सारे रिश्ते साथ में सब रहते थे, बुजुर्ग भी होते थे और माता पिता होते थे, फिर आगे बच्चे साथ खेलने के लिए। अब वो सारी चीजें तो खत्म हो गई हैं। तो अब इस तरह की क्लासेस से ही जो है संस्कार डालने का प्रयास हो रहा है। अच्छा प्रयास है, लेकिन अभी मैंने बहुत ज्यादा इसको देखा नहीं कहीं। आपने बताया, आपसे मैंने पहली बार इतना ज्यादा सुना इसके बारे में। बाकी एक पाकिट मार और एक खूनी तक चाहता है कि मेरा बेटा ये व्यवसाय में ना, बिल्कुल होता है ठीक। ना। बिल्कुल तो ठीक। चाहते हैं कि मेरा बेटा संस्कारी हो, मगर उसके लिए जो खुद को त्याग करना पड़ता है ना, वो नहीं करते, तो वो आप नहीं दे सकते ना। ठीक कह रहे हो। उसके लिए लगन लग होनी चाहिए बच्चे में और बाप में। माता को तो बच्चे का प्रथम शिक्षक कहा गया है। और जैसा आपने बताया कि लाइफस्टाइल के पीछे, या आजकल के कुछ जरूरतें ही ऐसी हो गई हैं कि माता पिता दोनों को निकलना पड़ता है रोजी रोटी के लिए। तो उन सारी चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, ये आप लोग ज्यादा समझ सकते हो, लेकिन इसके ही कारण ये सब हो रहा है शायद। पर मैं बताऊं, आज तुम म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ाओ कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाओ, जी बच्चा जिस उसकी जो ग्रहण शक्ति है उतना ही सब करेगा ना। जी। तो क्यों सब बड़ी बड़ी स्कूलों के पीछे, अलग मीडियम के पीछे भाग रहे हैं ठीक है। भाषा में। तो ये जो सब बोलते क्या, देखा देखी से जो करता है ना, हाँ। इसका बच्चा इसमें है तो मेरा क्यों नहीं, उसके घर में बड़ा टीवी है तो मेरे घर में क्यों नहीं। एनवे ये भी कहीं ना कहीं कारणभूत तो होता है ना। ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा। सब्जेक्ट्स आउट है, मगर ये जो सत्य है उसी से। बाकी देखते हो झोपड़ी में से भी हाँ बहुत हाँ। बड़े बड़े शख्सियत आए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आए। बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने।
हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का ही उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। शास्त्री जी भी वही हालत थी। हाँ बिल्कुल, मोदी जी, जरूरी। हाँ, हमारे चाय मोदी वाला। जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है हमारे पास। यही तो एजुकेशन से ज्यादा संस्कार बड़ी ठीक बात कहा, है। बिल्कुल ठीक कहा। और कुछ कहना चाहे मैम? बस कहना तो क्या चाहूंगी, आपने तो पूरा निचोड़ के मेरे में से निकाला है। बाकी मैं सबको तो एक ही संदेश देना चाहूंगी कि बिल्कुल। हम जो भी काम करें उसमें अगर हमारी नीयत सच्ची है तो हम किस्मत के सितारे बदल सकते हैं। नियत में खोट हुई तो किस्मत में खोट आएगी, बहुत नहीं ठीक, तो नहीं है। बहुत बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और छोटा सा यही अगर आप कुछ बताना चाहें, प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में भी आप लोगों को काफी गाइड करती हैं, ये कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? और कुछ इसके बारे में बताएं। इसके बारे में। नेचुरोपैथिक चिकित्सा के बारे में। जी, मैंने वो नेचुरोपैथी भी 42 की एज के बाद किया है, और उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट पड़ा कि मैंने बाद में तो उसके एक एक सब्जेक्ट पर स्पेशल क्लास किए। अच्छा, वाह। उसमें हाइड्रोथेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, जूस थेरेपी, योगा, प्राणायाम, मड थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, बहुत सारी थेरेपी है। उस सबको मैंने इतना डिटेल में पढ़ा, तब लगा कि ये तो कुदरत का खजाना है जो हम लूट नहीं रहे। बताइए। और ये कुदरती उपचार के द्वारा ही हम, आज तो कई जगह नेचर क्योर सेंटर चल भी जी रहे जी हैं। जी जी। तो ये जब मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ तथ्य है। मैं डिस्पेंसरी में बैठती थी लोगों को एक्यूप्रेशर देने के लिए, और मेरे घर पे भी पर्सनल पेशेंट्स आते थे। फिर मैंने कहा ये पेशेंट्स और इस तक सीमित रहना जैसा ये विषय नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं ये सबको सिखाऊंगी, एंड आई स्टार्टेड लेक्चर्स। और उसमें लेक्चर देते देते मैंने 56 लोगों तो परीक्षा दिलवाई, अच्छा, 56 डॉक्टर तक। अच्छा, वाह। और वो लोग तो आज सूरत में, और कई लोग तो डिस्पेंसरी खोल के बैठे हैं, मेरे स्टूडेंट। ये मेरे लिए गर्व की बात है। और उसके बाद जब मैं अंकित भाई के थ्रू शेरचेट में ज्वाइन हुई, तो वहाँ योगा डे के दिन उन लोगों ने बोला कि आप योगा पर कुछ बोलेंगे। और मैंने जो टिप्स दिए और योगा पर मैं बोली, तो वो बोले आप हमारा हेल्थ क्रिएटर हो जाओ। वाह। और मैंने सिर्फ डेढ़ 2-2 मिनट की क्लिप्स, तो हर एक रोग पर हेल्थ टिप्स दिए मैंने। और फिर मौज ऊपर मुझे इनवाइट किया। मौज पर तो आज मेरे 27,000 ऊपर फॉलोअर्स है, अरे वाह। जहां मैं हेल्थ टिप देती हूँ, कभी कभी कुकिंग टिप भी दे देती हूँ। अरे वाह। एक सादी बात कहूँ, हमारी संस्कृति जो है उसमें और आयुर्वेद में हर एक प्रकार का तोड़ है। ठीक अगर है। आपको अस्थमा है जी। तो आप सिर्फ दूर्वा को मध में डाल के उसका हवन कर लीजिए, अस्थमा निकल जाता है। मुझे आपने तो कहा ये, था। जी। जी, मैं यही बोलती हूँ कि हम जो दवाइयां खाकर भी नहीं ठीक नहीं होते। क्योर हो सकते, तो ये छोटी छोटी टिप्स है। हाई बीपी है एकदम, तो पुदीना की चटनी जिसमें मरी डालो, और कुछ नहीं, मरी और पुदीना की चटनी बना के रखो। एकदम हाई बीपी है, 1-1 घंटे पे 1 चमची चटनी खाओ, आपका बीपी तुरंत आ जाएगा। ऐसे ही एक्यूप्रेशर के पॉइंट है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप बिना दवाई लिए अपने आप को क्योर कर सकते हो, जी तो ये सबने जाना। तब मुझे 2 पेपर में से भी ऑफर आई कि आप अपने थेरेपी के बारे में बताइए कुछ। विदेशों में भी शायद आपने लेक्चर दिए। जी हाँ, कनाडा के गुजरात इवनिंग न्यूज में मेरे लेख आते हैं, फिर गुजरात के गुजरात मेल में भी मेरी कॉलम आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसी चीज है कि आप बिना दवाइयों के, आप जानते हैं कि दवाइयों की कितनी आड़असर होती है, तो बिना दवाइयों के अगर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। ठीक है। आजकल मैंने जो लेख दिए है, जो चीज आप फेंक देते हैं वो आपकी दवाई बन सकती है। वो ठीक है। फेंकने में क्या, सीताफल के बीज, संतरे की छाल, नींबू की छाल, उसके सबके मैंने इलाज वो पेपर में दिए है। तो कहने का तात्पर्य कि कोई भी चीज है उससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए उसका नाम है स्वास्थ्य का खजाना है, हमारा किचन और हमारा नेचर। प्रकृति में तो सब कुछ छुपा हुआ है। हर फन मौला हो मैम, आप हर फन में माहिर। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मगर ईश्वर बहुआयाम की देन जरूर है। ईश्वर की देन है, लेकिन आपका जज्बा जो है वो अगर ना होता तो शायद आप इतना कुछ ना कर पाते। और कुछ जाते जाते संदेश हमारे दर्शकों के जाते लिए? जाते एक ही मेरी कविता है, बिल्कुल उसकी सुनाइए। सिर्फ 4 लाइन, बिल्कुल सुनाइए। वो गुजराती में कविता थी, पढ़कर चैलेंज। तो उस चैलेंज को मैंने आपके लिए हिंदी में लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए। हम समाप्त करेंगे। हाथों की लकीरों को, हाथों की लकीरों को मिटाकर खुद की किस्मत लिखने निकली, वाह। जिद को जीवन रेखा बनाकर, जिद को जीवन रेखा बनाकर वन को उपवन करने निकली, वाह। तूफानों को हराकर और डर को डराकर, तूफानों को हराकर और डर को डराकर झांसी बन के लड़ने निकली, वाह। मेरे जज्बों से छलांग मारकर आकाश को मुट्ठी में भरने निकली, आकाश को मुट्ठी में वाह। भरने निकली। बस वाह। आपने यही सच जज्बा। आपने सच में आकाश को मुट्ठी में कर लिया है। इसी को कहते हैं मैम। और मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं आपसे। मुझे मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कह रही हूँ कि मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और एक बात, इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, एक बात मेरी समझ में आई कि आपने जैसे हर चीज की शुरुआत की बहुत जैसे आपने बताया कि आपको नृत्य का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद वो बंद हो गया। काफी समय बाद आपने शुरू किया। या प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आप बता रहे हो कि अभी आपने काफी बाद में उसको किया। लेखन का भी काम आपने काफी बाद में किया। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है आपकी इन बातों को देखकर कि क्या इतना आसान होता है जिंदगी को रफू करना, बहुत मुश्किल होता है शुरू से शुरू करना। आपने हर काम शुरू से शुरू किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद मैम। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। नमस्ते। 72 साल की उम्र को उल्टा के जी रही हूँ। उल्टा कर दीजिए, यही मैं कहना चाहती थी। उल्टा कर 27 कर जीने के दीजिए। लिए बस बस। धन्यवाद मैम। थैंक्स भावना जी, बहुत बहुत आपके जज्बे को भी मैं सलाम करती हूँ आपका आशीर्वाद मैम। कि आप हम जैसों को इतना अरे नहीं मैम, मान ऐसा देते हैं नहीं। और जी, चांस देते हैं। आप लोग सम्मान के थैंक काबिल। यू वेरी मच। धन्यवाद मैम।